आज रायबरेली में महिला कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति संवाद करेंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि 6 स्थानों पर 6 यात्रा शुरू की जाएंगी। जन विश्वास यात्रा के नाम से बीजेपी रथ यात्रा निकाल रही है। ये यात्राएं मथुरा, झांसी, बिजनौर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बलिया से यात्राएं शुरू हुई हैं। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, जहां पर प्रदेश महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित वो करेंगे। उनके कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में महिला शक्ति संवाद रैली में शिरकत करेंगी। तो उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने लगी है और इसी सियासी बिसात के बीच आज का संडे भी इसी सियासत की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बिरपाल सिंह जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ वरुण पुरोहित जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से और आरबी उपाध्याय जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले बिरपाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आज 6 जन विश्वास यात्राएं 6 जगह से शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। तमाम जो सियासी आज का संडे बना दिया गया है, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए बीजेपी की नीति रही है कि वो अपनी जितनी भी अपनी योजनाएं हैं, जितना भी काम हो रहा है जमीन पे, ग्राउंड पे, वो सभी जन विश्वास यात्रा के दौरान या जन संपर्क के दौरान सभी को बताने की जरूरत समझते हैं कि भाई सभी लोगों को पता लगे, ग्राउंड तक पहुंचे हमारी योजनाएं जो हम काम कर रहे हैं किसानों की भलाई में, देश की भलाई में, जनता की भलाई में, सभी के साथ जो भलाई के काम हो रहे हैं या विकास के काम हो रहे हैं उन सबको जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी करती है। और वही उसी कार्यक्रम के तहत बीजेपी अपना प्रचार कहो या अपना संवाद कहो या अपना काम कहो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। और वो उन्होंने संकल्प लिया है अब फिर दोबारा से कि भाई हम अपनी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितने भी हमारे काम हैं, हम सभी ग्राउंड तक हर एक जनता को बताना चाहेंगे कि भाई हमारे ये काम चल रहे हैं, आप इनके लाभ उठाइए और आइए हमारे साथ जुड़िए, हम देश का विकास करने में लगे हैं। यानी कि देश का कहिए, प्रदेश का कहिए, जन जन का कहिए, सबके विकास में भागीदार हैं और सबका विकास करना चाहते हैं। उनके मन में हर समय किसानों की, जनता की, गरीब की, सभी तरह के वर्गों की भलाई का काम रहता है और वो उन्होंने शुरू किया है, वो उसे करने जा रहे हैं। ठीक है, वरुण पुरोहित जी आपके पास में आना चाहूंगी। कांग्रेस भी आज उत्तर प्रदेश में है, खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में है और रायबरेली में वो महिलाओं के साथ संवाद करते नजर आ रही है। मैं बार बार इसी बात का जिक्र हम जब भी मुद्दा उठाते हैं तो करते हैं, प्रियंका गांधी इस बार भी महिलाओं से ही संवाद कर रही हैं। मुस्कान जी, प्रियंका गांधी क्योंकि खुद महिलाएं हैं, प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए, आप देखिए महिलाओं के लिए तो कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। अपन इतनी बार डिस्कस कर चुके, कोई इसको काउंटर भी नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी जी ने जितना काम किया, राजीव गांधी जी ने सारे अमेंडमेंट करके पंचायत राज में किए। अब आप देखिए प्रियंका गांधी जी ने 40% टिकट की मांग की है, उसमें टिकट 40% विधायिका में आरक्षण होना चाहिए, महिला सांसद में, विधानसभाओं में, संसद में। वो एक कोई ना कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात कांग्रेस हमेशा से करती आई है और करती रहती है। इसीलिए आज देश में आप देखिए महिलाएं, लड़कियां कितनी आगे बढ़ चुकी है देश के अंदर। वो बात अलग है कि थोड़े बहुत क्या मैं कहूंगा, ज्यादातर जगह क्राइम भी होते हैं महिलाओं के खिलाफ। वो तो सामाजिक सरोकार होगा, सामाजिक बुद्धि लोगों में आएगी जब जाके होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 32 साल बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूंकी है प्रियंका गांधी ने और हर जगह, हर जिले में, हर जगह, हर ग्राम सभा तक कांग्रेस का झंडा लहराने लगा है। अब कितने वोट आते हैं, कितनी सीटें आते हैं तो भविष्य के गर्भ में। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, 5 साल में जनता का विश्वास ही नहीं ले पाए। जब जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, अगर इनमें विश्वास ले रखा होता है 5 साल तक, अपनी इनकी जनता को पता होती है इनकी विकास की योजनाएं, अगर उनको लाभ मिला होता तो इनको यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ये कहते थे भाई हमने आपका विकास किया, अब हमको वोट दीजिए। अब ये जो अभी आपने एक आपके जो हेडलाइन थी टॉपिक की, सुपर संडे, मैं कह रहा हूँ सियासी लोगों का संडे मंडे कुछ नहीं होता है, ना दिन होती है ना रात होती है। सियासी लोग 24 घंटे सियासत में लगे रहते हैं, राजनीति में कोई संडे नहीं होता। अब आप रैलीज की बात कर रहे हो, आप देखिए जो आज इन्होंने रथ यात्रा निकालने लगे, अडवाणी जी की इनको याद है, उनका नाम नहीं ले रहे, अटल जी अडवाणी जी का। आप देखा होगा आपने, अभी तक प्रचार में कोई राजनाथ सिंह जी या गडकरी जी ले जाए अलग बात है, नितिन जी, बाकी मोदी जी और आपके योगी जी किसी प्रकार से अटल जी अडवाणी जी का नाम नहीं लेते।
एक बात और मैं आपको क्लियर करूं यहाँ, अगर हम योगी जी में इतनी काबिलियत होती 5 साल काम किया होता, तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के नेता हैं, उनको एक स्टेट के अंदर आके बार बार जा करके जिलों में जा करके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी से परिलक्षित है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब जो मेन मुद्दे चुनाव के होंगे वो होंगे रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण, क्योंकि निजीकरण से सारा आरक्षण जो SC ST वर्ग है उनकी सारा भविष्य चौपट हो जाएगा। उसके अलावा जो किसान आंदोलन हुआ, इन्होंने लुके छुपे कृषि बिल लाए, उस पर भी कुछ ना कुछ जनता का रिएक्शन आएगा। लखीमपुर खीरी का कांड है, आज दिन तक इन्होंने गृह राज्य मंत्री पे टिप्पणियां हो गई उनके बेटे पे, उनसे राजनीतिक शुचिता नैतिकता कुछ तो होती, उसका इस्तीफा ले लेते। अडवाणी जी से ले लेते, अडवाणी जी पे का नाम आया था डायरी में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वापस क्लियर होकर के फिर वापस उन्होंने पद संभाला था। अभी अडवाणी जी अटल जी का तो युग नहीं है, इंदिरा जी का युग नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इंदिरा गांधी का युग प्रियंका गांधी के रूप में वापस आने लगा है। तो अटल जी अडवाणी जी का युग समाप्त हो गया 7.5 साल में, इंदिरा गांधी का वापस युग आने लगा। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मजबूती करेगी। सीटें कितनी आती है मैं इस बार में अभी कुछ नहीं कह सकता, वोट पड़ेंगे उस हिसाब में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं लेता हूँ जी। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूंगे। आज फिर से बात वही, क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सियासी बिसात तो बिछ गई है, बिछनी शुरू नहीं कहेंगे, पूरे तरीके से बिछा दी गई है तमाम पार्टियों द्वारा। आज खुद ओवैसी भी जनसभा कर रहे हैं, बसपा भी जनसभा कर रही है, अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। और बीजेपी और कांग्रेस का तो जग जाहिर है किस तरीके से लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है अपने लिए। देखिए मुस्कान, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां बखूबी इस बात को जानती हैं। विश्वास रैली हो या शक्ति रैली हो, जितनी भी रैलियां हैं, जितनी सक्रियता इलेक्शन के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं अब दिख रही है, अगर ये 5 साल दिखे तो जनता का ज्यादा भला होगा और जनता ये महसूस करेगी कि भी पॉलिटिकल पार्टियां या राजनेता जनता के साथ। होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, अगर मान लीजिए हमने योजनाएं बनाई हैं और उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिला है, तो मैं समझता हूं कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। जो भी लाभार्थी है, जो भी समाज का अंतिम व्यक्ति है, वो वोट करेगा। उसके लिए प्रचार की और बताने की और विश्वास की कोई जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। उसकी बात होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए, जिससे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जीवन स्तर बढ़ेगा, उठेगा। तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, देखिए एक वर्चस्व का भी प्रश्न है। बीजेपी को आप देख रहे हैं, तो देखिए बीजेपी के साथ आज की डेट में देखिए जाट वोट नहीं कर रहा है, जाट सबका नाराज है। मुस्लिम वोट नहीं करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। यादव वोट नहीं करेगा, तो यानी बहुत बड़ा वोट परसेंट पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में ये फर्क मैं देख रहा हूं। किसान है, किसान नाराज है। जिस तरीके से किसानों की निर्मम हत्या की गई, तो किसानों में भी आक्रोश है और इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही है। इसीलिए पूरा फोकस आप देखेंगे गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी खुद बिल्कुल डटे हुए हैं, पूरा पसीना बहा रहे हैं, पिच पर मेहनत कर रहे हैं। और आज तो यूं कहिए कि पूरा कहेंगे कि तमाम जो बड़े बड़े नेता है ना, वो उत्तर प्रदेश में आकर कहीं ना कहीं बसने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने समय से आ रहे हैं, वो लगातार शिलान्यास और उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी तो है ही, आज नितिन गडकरी भी, जेपी नड्डा भी और स्मृति ईरानी और भी बड़े बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में ही फिलहाल आज डेरा जमाए हुए हैं। ये जो सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है बीरपाल जी, इसमें उपाध्याय साहब का कहना तो सही है कि अगर आप शुरुआत से पूरे 5 साल काम करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती इतना धुआंधार प्रचार की। नहीं, देखिए आपको बताना चाहूंगा मुस्कान जी, आप ये देखिए कब से काम नहीं हो रहे हैं। आप सब जानते हैं इस बात को, पूरा देश जानता है। इंडिया में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सबसे ऊपर हैं काम करने में, आपको ये मालूम है सभी
सभी को मालूम है फिर भी, चाहे कोरोना काल देख लीजिए, किसानों की हेल्प देख लीजिए, मजदूरों की हेल्प देख लीजिए, राशन वितरण के बारे में देख लीजिए, या विकास के काम देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, रोड देख लीजिए, पुल देख लिए, इरिगेशन सुविधा देख, मतलब कुछ भी फील्ड में देख लीजिए आप, बीजेपी बिल्कुल अग्रसर है और रही है, रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन लोगों को कहना बनता है कि भाई ऐसा है, ये तो कहेंगे ही कहेंगे, इनके कहने में ये जैसे कह रहे थे भाई साहब, कह रहे थे बादशाह जी कि किसान नाराज है, जाट नाराज है, यादव नाराज है। अरे किसान यादव जाट अलग अलग थोड़े हो गए, वो किसान तो जाट भी हैं, यादव भी हैं, सभी कास्ट के लोग हैं, इसमें ऐसी कोई बात थोड़ा ही है। लेकिन आप ये आपकी थिंकिंग और कहना गलत है, न जाट नाराज है और नहीं कि यादव नाराज है, कोई नाराज नहीं है। आप देख लेना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, थोड़ा बहुत नाराजगी तो देखो एंटी इनकम्बेंसी होती है, मैं जानता हूं इस बात को, और आप भी जानते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, नहीं कोई नाराज रहेगा। आप देख लेना, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दोबारा से फिर केंद्र में उसी तरह अपना प्रभुत्व जमाएगी, जनता रहा है और जमेगा। और देखो आज जैसे कि आप कह रहे, केंद्र का रास्ता भी यूपी से होकर गुजरता है, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, उसी जगह से, तो इसलिए सब जानते हैं कि यूपी में विकास कितना हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखो आपको पता है कि राशन वितरण की परियोजना अभी दिवाली तक के, उसके लिए सॉरी होली तक के लिए फिर लागू कर दी गई है। इसलिए सरकार को सब जगह निगाह है, सब सरकार चाहती है सबका विश्वास हो, सबका विकास हो और सबका साथ हो, तभी देश। यही तो पुरोहित साहब कह रहे हैं कि अभी तक आप विश्वास से जनता का नहीं बना पाए हैं, अभी तक आप विश्वास से बनाते जा रहे हैं, यही तो कहा पुरोहित जी ने। जो पूरा विश्वास है मुस्कान जी, आप देख लेना, आपको अभी ये तो आगे आने वाले दिन बताएंगे, जनता में पूरा विश्वास है, सब विश्वास है। लेकिन ये तो अपनी जो जन जन विश्वास है ना यात्रा, वो इसलिए है कि कोई लोग छूट भी जाते हैं ताकि सभी को पता लगे 100%। और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो प्रियंका जी हैं, प्रियंका गांधी, ये कह रहे हैं महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। अरे भाई, समाज तो महिलाओं से भी जरूरत है, पुरुषों से भी जरूरत है, बच्चों से भी जरूरत है और व्यापारियों से भी जरूरत है, समाज तो सभी से जरूरत है। लेकिन क्या क्या एक वर्ग से काम चल जाएगा क्या? आप ये तो जानिए। और ये तो इनको मालूम है कि कांग्रेस अपनी जड़ जमा रही है, कांग्रेस अपना दोबारा से अपना वर्चस्व लाना चाहती है। आप देख लीजिए अमेठी से राहुल गांधी क्यों भागे, ठीक है, ये तो सबको मालूम है, विदित सभी जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से छुपी बात हो रही है कि भाई देखो। ठीक है बिरपाल जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ बिरपाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो पूरे तरीके से अपना विश्वास कायम किया हुआ है। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा, अगर विश्वास कायम किया हुआ होता तो नरेंद्र मोदी जी को इनको इंटरफेयर कराने की क्या जरूरत थी। एक छोटे से पूरा देश के प्रधानमंत्री अगर एक राज्य के अंदर जगह जगह रैलियां कर रहा है, जगह जगह जा रहा है, इसका मतलब योगी जी फेल है, योगी जी के नाम से चुनाव नहीं जीत सकते। जीत सकते होते तो एक कतई केंद्रीय नेताओं को, खास तौर से मोदी जी को, वहां मोदी जी का जो ग्लैमर बना था उसको आप यूज कर करके उस बैटरी को खत्म करना चाह रहे हो। नहीं, मान लीजिए अभी तो खैर भविष्य में क्या रिजल्ट आएगा, मान लीजिए अगर बीजेपी वहां नहीं जीतती है तो फिर मोदी जी का क्या डिस्क्रेडिट हो जाएगा कि मोदी जी के कहने से हार गए। फिर आप क्या करोगे, जैसे बंगाल में ये लेके आए मोदी जी को, और बंगाल में इनके कितनी बुरी हाल हुआ, तो मोदी जी का डिस्क्रेडिट नहीं साहब, हमारा डिस्क्रेडिट। तो जिसको नेता को आप प्रोजेक्ट करोगे उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट होगा। आज प्रियंका गांधी जी मोबिलाइज कर रही है, मैंने तो नहीं कहा हमारी सीटें कितनी आएंगी, मोबिलाइज कर रही है, 32 साल बाद मोबिलाइज हो रही है कांग्रेस। अब कितने वोट आते हैं, कितनी सीटें बनती हो, तो आम जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भीड़ तो आ ही रही है, हमारे पास तो सरकार है नहीं ना केंद्र में, राज्य में, भाई प्रशासनिक अमला थोड़ी काम में ले रहे, तो भी भीड़ आ रही है ना प्रियंका गांधी जी के लिए। तो ये जनता का जो इस समय मूड है वो ये समझ नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री तो समझ गए, जब भी कृषि बिल फटाफट रोल बैक किया, नहीं तो लेने वाले थे कि 750 किसानों का बलिदान हो गया, उनकी बलि चढ़ा दी, उसके बाद लेते क्या वो? उनको पता लग गया, इनके पास कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी, उपचुनाव में हारे, इनको समझ में आ गया हिमाचल। आपके पास एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो यह सियासी संडे आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो इसी बार चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पुरोहित जी, आपको मैंने बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, शुरुआत में प्रारंभ में उपाध्याय साहब ने बात कही थी जाटों की, मुसलमान, यादव, इनकी,
तो मैं कहना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण है उनके साथ जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है कभी नहीं हुआ। आप ही देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह ब्राह्मणों ने दिल खोल के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, लेकिन ब्राह्मणों के साथ धोखा हुआ, धोखे के साथ फिर अन्याय हुआ 4.5 साल में। आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, कितने ब्राह्मणों को पूछ रहे हैं, विदेशी कंपनियों को संचालन देने का प्रयास, हर जगह ब्राह्मणों की हत्या, उनकी कोई जांच नहीं हो रही। उत्तराखंड में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल लिए, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज भी आप योगी आदित्यनाथ जी से, इनसे किसी से पूछ लीजिए, इनकी जुबान पे ब्राह्मण शब्द नहीं आता है। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, इनको 80-90% ब्राह्मणों वोट दिया था, वो किसी भी पार्टी को दे, मैं नहीं कह रहा मेरी पार्टी को देंगे, लेकिन आप ब्राह्मण अगर उदासीन भी हो गया तो इनको धक्का पहुंचेगा इस चीज का। आप इनसे बीजेपी से जवाब लीजिए, ब्राह्मणों के साथ आप क्यों अत्याचार किया? देखिए, आप फिर भी मैं वो रिपीट कर रहा हूं आपको, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सब साथ हैं, कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मणों ने, बेचारों ने पहले भी दी थी, अगर कोई नाराज नहीं है तो अभी चुनावों के नतीजे आए थे, बेचारा तो टीवी पे कह रहे हो ब्राह्मणों को, बेचारे कैसे हो गए ब्राह्मण? अरे वो तो थोड़ा बहुत चलता है, देखो इतने एंटी गवर्नमेंसी होती है, लेकिन जैसे भाई साहब कह रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन है ना? उप मुख्यमंत्री क्यों? मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को ये वर्चस्व नहीं दे रहे, ब्राह्मणों को ये क्या नहीं दे रहे, मतलब हर जगह ब्राह्मणों का अपना हिस्सा है, मतलब उनका हक है वो मिल रहा है, ऐसी कोई बात है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इनको कहने पड़ता है ना, इनको तो दिखाई दे रहा है कि भाई इनके पास कोई नहीं है, तो इसलिए बाईकास्ट लेकर चल रही है, जबकि ये भेदभाव फैला रहे हैं इस बात का। और कोई भी कास्ट नाराज नहीं है। आप जैसे खुद ही कह रहे ब्राह्मणों 90% वोट दिए थे, अभी भी 95% देंगे। आप देखिए ना, आगे इलेक्शन आ रहा है और सभी देंगे, और बीजेपी की सरकार यूपी में बनेंगे, आज हमने बता दिया आपको, पहले से भी ज्यादा सीटें आएंगी, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत देखो, किसान भाई का नाराजगी थी, वो भी दूर हो गई, वो भी दूर होने लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब साथ है, सबका विश्वास है, सबका विकास है और सबका विश्वास है, सब बराबर आ रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही यूपी में। अब यही तो हमारा जनसंवाद विश्वास जो हो रहा है, यही तो है कि यदि कोई है भी तो भाई आप बताओ, नाराजगी हुई है तो हम आपकी दूर करते हैं, आइए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी नाराजगी दूर करिए। ऐसा कोई है ही नहीं जो भी नाराज हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सब साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है। ये सबका साथ सबका विकास अभी कारगर साबित होता दिखाई नहीं दे रहा है बिरपाल जी, क्योंकि जो तस्वीरें देखी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो तस्वीरें बता रही हैं, किसानों का भी हमने देखा, कितनी बड़ी बड़ी महाजनसभाएं हुई है उत्तर प्रदेश में, पूरे किसान पूरे तरीके से बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे थे। मैं लौटूंगी आपके पास, उपाध्याय साहब आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी। बीजेपी की ओर से बिरपाल जी आज भी वही दावा कर रहे हैं कि उसी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे, लेकिन समीकरण तो इस बार कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए, वो प्रवक्ता है और प्रवक्ता होने के नाते, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो या बीजेपी का प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी का हो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी स्थिति कमजोर है, लेकिन वास्तविकता से आंखें नहीं चुराई जा सकती। मैं पुरोहित जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं, जिस तरह से ब्राह्मणों को हाशिए पर डाला गया। देखिए, मंदिरों का अधिग्रहण होगा, पुजारी है, वो क्या करेगा? भीख मांगेगा, कहां से गुजारा होगा? मलिक, आप काशी की बात करते हैं या दूसरी जगह की बात करते हैं, और तो और मंत्रिमंडल विस्तार में भी आप देखेंगे, सिर्फ अनुसूचित जाति और भी जो बैकवर्ड क्लास, उस सब की बात हुई, ब्राह्मण की बात नहीं। और ब्राह्मण इसीलिए आहत भी है, कोई माने या न माने। पुरोहित जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तराखंड में आपने इतने मुख्यमंत्री बदले, कोई ब्राह्मण नजर नहीं आया। क्या ब्राह्मणों में वो कैपेबिलिटी नहीं है? क्या ब्राह्मण अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता है? वो तो सियासी समीकरण साधने के लिए करना ही था ना। देखिए, जातीय और ये जो जातीय समीकरण होते हैं, ये साधने के लिए तो बीजेपी ने किया ये सब। नहीं, जातीय समीकरण साधने से अगर मान लीजिए बीजेपी का भला होता है, तो ब्राह्मण भी एक जाति है, उसको भी साधना चाहिए था। 3 मुख्यमंत्री बनाए, एक आध ब्राह्मण बना देते। और ब्राह्मण, देखिए, जितना शोषित आज की तारीख में है, उससे पहले ब्राह्मण को इस तरह से महसूस नहीं हुआ कि ब्राह्मण इतना शोषित है। मंत्रिमंडल विस्तार तक में ये जो पैमाना आता है कि भी हमने इतने दलित और इतने ओबीसी, अरे भाई, ब्राह्मण भी है,
और ब्राह्मण की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय इस वक्त है। तो कहीं ना कहीं जो एक असंतोष है जनता के बहुत सारे वर्गों में, जो एक आक्रोश है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश सभी कर रहे हैं। और मेरे पास तो यहां तक खबर है कि भी जो जाट नाराज है, तो शायद कुछ समय बाद आप सुनेंगे कि किसी एमपी या एमएलए को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर करके और एमएलए का इलेक्शन लड़ाया जाएगा। ठीक है उपाध्याय साहब, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी बीरपाल जी। फिलहाल देखिए, इतनी देर से आपने एक ही बात कही है पूरे डिबेट में कि आपने आशीर्वाद माफ कीजिएगा विश्वास पूरे तरीके से बना लिया है जनता का, लेकिन ये विश्वास क्या जनता दिखाएगी? क्योंकि समीकरण ये कहते दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आप पर जनता विश्वास इस बार जताने वाली है, कहीं ना कहीं वोट तो कटेंगे ना। नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी बहुत इनकम्बेंसी तो होती है, तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना, वो मैं बात मानती हूँ आपकी बीरपाल जी, लेकिन आप ये बताइए कि चुनावों के बाद से जैसे उपचुनावों के नतीजे आए, हाल ही में उपचुनाव हुए, बीजेपी को जब वहां पर मात मिली, उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ चर्चाएं हो रही है, मंथन हो रहा है, रैलियां हो रही है, और अब तो उद्घाटन, शिलान्यास, और अब तो प्रधानमंत्री का ये बात भी सामने आ गई है कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती उत्तर प्रदेश में, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश आएंगे और चुनावी दौरे करेंगे और उसी के साथ शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यानी कि जनता को लुभाने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये काम आप 5 साल पहले 5 साल में कर लेते तो शायद अब इतनी दिक्कत आती नहीं ना आपको। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी बनारस से चुन के आए हैं, ये सबको मालूम है। उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस। जब वो बनारस में जाएंगे तो वो तो आपको मालूम है कि यूपी में 8 बार जा चुके, अपने संसदीय क्षेत्र के कार्य देखने वो जाते हैं, और जैसे ओवरऑल जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, कार्य देखने जाते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराते हैं। नहीं देखो, गंगा एक्सप्रेसवे का ले लो, पूर्वांचल का ले लो, हॉस्पिटल का ले लो, विश्वविद्यालय का ले लो, यूनिवर्सिटी का ले लो, इसका नहीं उद्घाटन करते प्रधानमंत्री? तो सबका, जब वो स्टेट के मुख्यमंत्री बुला रहे हैं तो प्रधानमंत्री का हक बनता है जाए और वहां पे जिस तरह का भी डेवलपमेंट या किसी का भी उद्घाटन हो वो करे, और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे सिर्फ चुनावों के मद्देनजर, सिर्फ चुनावों के मद्देनजर, उससे पहले क्या सीएम योगी बुलाते नहीं है प्रधानमंत्री को? मैं आपको पहले भी बता चुका, अभी भी फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। यूपी इंडिया में सबसे ऊपर है आज की डेट में, तरक्की में देख लो, विकास में देख लो, किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, और किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे सिंचाई योजना में देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में देख लीजिए, ये सब जगह आप पूरे इंडिया में पैसे जा रहे हैं, सब किसानों को फायदा। ऐसा नहीं है तरक्की और विकास का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस समय सियासत में सबसे ऊपर दिख रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी के लिए। पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से जैसे ये कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि आप बताइए मंत्रिमंडल में हर कास्ट को प्रेफरेंस है, हर कास्ट का प्रतिनिधित्व है, जैसे ये भी दूसरे भाई भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं। देखो ये तो पहले से चलता आ रहा, और ये जो महंगाई का है, थोड़ा ये लोकल प्रोडक्शन का भी है। लोकल में यदि कोई प्रोडक्शन किसी चीज का उत्पाद नहीं हो रहा है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का, तो उससे भी थोड़ा महंगाई पे फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल सब कंट्रोल में है और कंट्रोल में चले आ रहे हैं, और सबको बराबर हक मिल रहा है, सबका बराबर विश्वास हो रहा है। कंट्रोल में होते तो जनता को इस तरीके से सड़कों पर नहीं आना पड़ता। पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अभी तो चुनाव के नतीजे आए, उसमें हिमाचल प्रदेश में देखा क्या हाल हुआ बीजेपी का। सब जानते हैं यूपी के बारे में, सब जानते हैं योगी जी के बारे में। योगी वो सन्यासी है, बराबर रात और दिन लगा रहता है। आपको मालूम है, सबको मालूम है कि वो योगी सन्यासी होते हुए रात और दिन देखना, उनका अपनी नींद देख लीजिए, जनता के प्रति उनका अधिकार देख लीजिए, काम करने का प्रति कितना। ठीक है बीरपाल जी, ठीक है, पुरोहित जी आप अपनी बात रखें।
देखिए, अब मेरे बीच में मत बोलिएगा वीरपाल जी। अगर योगी सन्यासी है तो उसको कोई आने की जरूरत नहीं सांसारिक मोह माया में वापस मुख्यमंत्री बनने की। अरे वो अरे मामले में काम आ रहा है यार, अभी बात कर रहे हो आप लोग। बीच में बोल रहे हो, सुन लो आप, मैंने भी सुनी है आपकी बात। सांसारिक सुख छोड़ के चला जाता है वो वापस आके नहीं बनता। आपके पास तो मनोज सिन्हा जी पता नहीं कितने इतने बढ़िया लोग थे, उनको बना देते मुख्यमंत्री, लफड़ा ही नहीं होता इतना। ये अलग बात है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो अभी मुस्कान जी आपने पूछा हिमाचल प्रदेश के, जहां नड्डा जी भी इनके आते हैं वहां से, ये चुनाव जो हारे उससे इनका दिमाग में एकदम घंटी बज गई कि हमारी केंद्र सरकार चली जाएगी। देवस्थानम बोर्ड इन्होंने बनाया उत्तर प्रदेश में, अभी भंग किया है। नहीं, सारे पुरोहित पंडित ब्राह्मण वहां आंदोलन कर रहे थे, उनकी एक नहीं सुनी इन्होंने उत्तराखंड में। जैसे ही चुनाव हारे, जैसे ही कृषि बिल वापस लिए, 750 बलिदान वहां करा करके किसानों का, देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड में भंग किया, घबरा गए कि भाई ब्राह्मण वोट नहीं देंगे। मैं अभी भी बता रहा हूं नहीं देंगे। चाहे उदासीन भी हो ना दूसरी पार्टी में, तो भी इनको फर्क पड़ जाएगा। अब मुझे आप बताइए, बात करो बार बार वाराणसी को रिप्रेजेंट करते हैं मोदी जी। एक लड़की थी, मैं नाम उसका आगे का भूल गया, शर्मा शायद से वही थी। उन्होंने जो हर सांसद को एक गांव गोद लेना था अपने इलाके में, उस गांव की, मुस्कान जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके रिपोर्ट लेके आइए, जो प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जो गांव गोद लिया उसका क्या हाल है। आप पूरी पिक्चर आपको दिख जाएगी विकास की, सबको पता लग जाएगी। ये चीजें अब जो विज्ञापन युग 7.5 साल से जो विज्ञापन का युग चल रहा था, इवेंट मैनेजमेंट का युग चलता है, उसका अंत हो गया। अब नई शुरुआत प्रारंभ हो गई। किसान आंदोलन ने एक राह पकड़ाई है। अगर राजनीतिक पार्टियां, मैं कांग्रेस से अलग होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन राजनेता, राजनीतिक पार्टियां पीछे तो आम कांग्रेस भी जनता नहीं की है बात ना। सुनने लगेंगी। सियासत में पीछे तो कांग्रेस भी नहीं है ना पुरोहित जी। सियासत में तो दोनों ही पार्टियां मैंने- बराबर हैं। कांग्रेस वो कांग्रेस पर आपको क्या क्या आरोप कहा? लग रहा है? अभी जयपुर में आपकी रैली हुई, उसमें सैनिकों के कितने बड़े बड़े कटआउट लगे, सीडीएस बिपिन रावत के कितने बड़े बड़े कटआउट लगे, उनके नाम पर भी राजनीति। नहीं नहीं, ये किसी ने लगा दिया कटआउट, कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया, किसी ने लगा दिया होगा। आरएसएस तो माहिर है, पहले सांप छोड़ देती थी मीटिंगों में, सांप आपकी करके हल्ला रैली मचा में देती थी। आपकी रैली में 20 साल, आपके 30 साल कार्यकर्ता पहले। रैली का आयोजन कर रहे हैं, आपकी रैली में कैसे कोई और मैडम, आकर वहां पे कटआउट लगा जाएगा? मुस्कान मुझे जी, तो ये समझ सरकार नहीं आ रही है बात। उत्तराखंड की है। सरकार उत्तराखंड में, जयपुर में जो महंगाई रैली हुई, उसमें आप कह सकते थे आपकी सरकार है, वहां कोई पोस्टर लगता है। मैं इनका जहां सरकार है वहां कोई इस प्रकार की कार्यवाही होती है, उसको मैं खारिज करता हूं। क्यों पता नहीं कौन उसकी जांच करा लेते, कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलता उस जब आरोप लगाते। ये बात अगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ने या होर्डिंग बनाने वाले की जांच करते, पता लग जाता इनकी सरकार थी, और ये कर देते। अगर ऐसी बात होती तो 24 घंटे में आगे लाके सारे सोशल मीडिया में हल्ला मचा देते। मैं जहां तक कह रहा हूं, मैंने एक चीज कांग्रेस और बीजेपी हटके बात की है। आम आदमी जो है नौकरी से, रोटी रोजगार से, निजीकरण से, महंगाई से इतना परेशान है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद जाता रहता हूं ग्राउंड पे। अभी मैंने उपाध्याय जी को भी मेरे कल का वाकया बताया टीवी पे, क्या बताऊं। आप ये देखिए, इस कदर जनता परेशान है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, तो देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आएगी, राजनीतिक अस्थिरता। किसान आंदोलन उसका एक प्रमाण है। आप देखिएगा निजीकरण, ये जो अभी ये रेलवे का, एलआईसी का निजीकरण कर रहे हैं, आपके समझते हो एससी एसटी वर्ग जो 70 साल में, दलित वर्ग, हो सकता है वो उच्च जाति के लोग उस बात से चिढ़ते हो, लेकिन आरक्षण से ही उनका उत्थान हुआ 70 साल में। अब जब आप आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा निजीकरण से, तो वो लोगों के अंदर, मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी देखता हूं, उनसे बातें भी होती है मेरी, जबरदस्त आक्रोश है उनके अंदर। उस आक्रोश को आप कहां टैकल करोगे? आप समझदारी से नहीं चला रहे हो सरकार को। 300 सीट आपने ले ली तो क्या 300 आदमी वो 138 देश को चलाएंगे, और 300 में भी 3 ही चलाएंगे या 2 ही चलाएंगे? ये चीज इनकी सोचने वाली बात है। लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से चलाइए, नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था को जो इमरजेंसी का रोना रोते हो, अब तक राजनीतिक व्यवस्था को चौपट करने में आपका नाम आएगा आगे जीवन में। ठीक है उपाध्याय साहब, आपकी प्रतिक्रिया दोनों की बातों पर। देखिए, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन, और जिस तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, तो वहां बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉय काम करता है, तो उस एम्प्लॉय में भी आक्रोश है। और माना हमारे मित्र ने कि एंटी इनकन्वेंसी है, अच्छी बात है। एंटी क्यों होती है, उसके पीछे भी कारण होते हैं कि आप जो वायदे करते हैं या आप जो प्रचार करते हैं, जैसा आप दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा दिखता नहीं, तब लोगों में नाराजगी पैदा हो। पहले देखिए कितना चेंज आ जाता है
कि पहले पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते थे तब क्या किस तरह रिएक्ट होता था। पहले डॉलर और रुपए का मूल्य गिर जाता था तो का मूल्य गिर जाता था। आज वही सब चीजें हो रही हैं। पेट्रोल डीजल का रेट भी बढ़ रहा है, का जो कीमत है वो भी गिर। तो ये सब चीजें जनता के जहन में है और जनता की अदालत का जो फैसला होता है वो सर्वोच्च फैसला है और वही सर्वोच्च अदालत है। और देखिए ना कांग्रेस के पास कोई ऐसा रोल मॉडल है, भले कांग्रेस के पास कोई एक स्टेट का मॉडल होता कि भाई हम इस तरीके से राजस्थान में गवर्नेंस दे रहे हैं, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस देंगे। और न बीजेपी के पास, बीजेपी भी ये नहीं कह रही वहां पर कि भी इतने स्टेट में है तो देखिए उस स्टेट में हमने इतना अच्छा किया है और जिस तरीके से हमने तस्वीर उस स्टेट की बदली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास उपाध्याय साहब एक बार फिर से। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आपको मैंने रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए मुस्कान, अभी बात हो रही थी कि मैं किसानों के परिवार से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ और हमने किसानों के लिए किया। सारी सरकारों ने किसान का भला किया और किसान का भला नहीं हुआ। किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है। किसान कल भी कर्ज में डूबा था, आज भी कर्ज में डूबा है। कौन जिम्मेदार है इस हालात के लिए? और ये कहना कि भाई बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार भी काफी लंबे समय से है। अगर समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जाती नहीं, तो निराकरण जरूर ये बात तो वाजिब है उपाध्याय साहब। देखिए, अगर देश को दिया है तो दोनों सरकारों ने दिया है, लेकिन अगर किसानों का किसी ने किया तो वो कोई भी सरकार आप नहीं कहेंगे। ना तो कांग्रेस ने किसानों का किया, ना बीजेपी किसानों का कर रही है। अगर ऐसा होता तो शायद किसानों की स्थिति वो नहीं होती जो आज है। पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी, मैं तो खुद खेती बाड़ी किया बचपन से। खुद मैंने जब से देखी खेती, जब से मिट्टी के बड़े बड़े दोहरे बनाते थे, उसमें पानी चलाते थे, फिर चिकनी मिट्टी लाते थे नदी से, वो उसमें डालते थे, पानी आगे निकलता था। उपाध्याय साहब को याद होगा, वीरपाल सिंह जी को भी याद होगा, पहले देसी गेहूं 1 बीघा में, पक्की बीघा की बात कर रहा हूँ, कच्ची पक्की बीघा में मुश्किल से 8 मन होता था। उसके बाद कल्याण सोना आया, उसके बाद फार्मी गेहूं आया, जब जाके 30-40 मन होने लगा। तो ये चीजें, किसान तो आप समझ लिए दैवीय शक्ति से ही चलता है। किसान की बेचारे की जो मेहनत है, जो 24 घंटे उसका लगता है, वो सो नहीं सकता, जो 24 आवर्स काम करता है। सब कोई भी सरकारें कह देती 24 घंटे बिजली, कभी किसान को नहीं मिलती। रात में जब सर्दियों के दिन होते हैं तो रात में बिजली आती है, गर्मियां होती है तो दिन में आती है। लेकिन डेवलपमेंट हुआ है, हम इसको, मैं किसी भी सरकार के लिए नहीं कह रहा, डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर, क्योंकि उपजाऊ जो हमारी उपज होती थी वो भी बढ़ी है। लेकिन जहां तक हम किसानों को स्वावलंबी बना सकते थे, उनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए आज भी। आप ये देखिए, वो नहीं कर पाए थे, उसके बावजूद इन्होंने छेड़ा। कोरोना काल में कृषि बिलों को जबरदस्ती उसको अमेंडमेंट लागू कर देते तो किसानों का हो जाता, लेकिन उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की। उपाध्याय साहब, स्वामीनाथन आयोग से भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि किसानों के पास जमीन ही नहीं है। एक जितनी सी जमीन है, कहावत है भाई, एक मैं बताऊं, कहावत है, समथिंग बेटर देन नथिंग। सर समथिंग तो हुआ है, समथिंग तो हुआ है। व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया। मैं बताऊं सर, आप गायों के, आप डेयरी संबंध में देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, विकास तो हुआ है उपाध्याय साहब, लेकिन जो हम जिस पैमाने पे करना चाहते थे वो देश में 75 साल में नहीं हुआ। और 15-18 साल तो भारतीय जनता पार्टी का भी शासन था, कांग्रेस का भी 50 साल से ऊपर था। लेकिन हम साउथ में तो दक्षिण उनकी अलग ही पार्टियां थी। पूरे देश में एक से हालत है किसान की, जो 1% किसान है जिनके पास 100 बीघा 50 बीघा है, ट्यूबवेल से पुराने या नहरी पानी था, वो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते चले गए, जैसा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो रखा है। बाकी 90, 95, 99% किसान के पास 1 बीघा आधी बीघा, परिवार में अगर है तो 10 परिवार है तो उसमें कितना सा विश्वा में उनकी जमीन आती है।
तो वो बड़ी, जो हमारे लैंड होल्डिंग्स इतनी कम है, उसके लिए सरकार को एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे मनरेगा निकाला, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने निकाला, क्रेडिट चाहे मोदी जी को दे दे, हम कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पैदा करके दी वो आइडिया है, कांग्रेस को ऐसे मान ले, इनको राजी करना है तो। बाकी मनरेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी योजना थी, लेकिन किसानों के लिए अगर ऐसी कोई योजना है मनरेगा स्टाइल की, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा रहे, कर्ज के रूप में नहीं रहे, बीघा के हिसाब से रहे। क्योंकि आप देखिए अपने उत्तर प्रदेश में हाल मेरा प्रश्न यही था कि ये विडंबना है पुरोहित जी कि सबने भला किया फिर भी भला नहीं हुआ, तो कोई ना कोई तो कारण रहा है। और देखिए, आप जो अच्छी हालात कह रहे हैं, उसी किसान के अच्छे हालात है, इसका एक आध बेटा नौकरी पे है और पैसा ले आता है, इससे वो खाद पानी का काम चल जाता है, वही किसान थोड़ा सा खुशहाल नजर आता है। और वीरपाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब। वीरपाल जी। मैडम जी, जैसे ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, राजीव गांधी जी ने खुद कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ और 10 पैसे पहुंच रहे हैं आदमी के पास में। यही तो मनरेगा था, यही तो मनरेगा में इनके घोटाले हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो अब जितने भी किसान हैं या जितना भी बेचारा लेबर तबका है, सबके खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, जितने भी उसका हक बन रहा है सब जा रहा है, डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है। ये बेनिफिट ट्रांसफर योजना मनमोहन सिंह के टाइम में आपने राजीव गांधी ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। राजीव गांधी जिसके कारण सरकार में और डायरेक्ट ये मनमोहन सिंह के टाइम मनमोहन सिंह के टाइम आपने कुछ नहीं किया और उनके पास आपने कुछ नहीं किया, नहीं हो रहा। दूर दराज के वीरपाल जी, पुरोहित जी, देखिए कितना ही आप चिल्ला कर कह लीजिए, लेकिन ये बात सच है कि किसानों का किसी ने भी आज तक भला नहीं किया है और ना भला हुआ किसानों का, वो स्थिति किसानों की बता रही है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। बात किसानों की उठी थी कि लेकिन किसानों का भला किसी ने नहीं किया और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन वीरपाल जी, आप जो कह रहे हैं कि अब किसानों के खाते में सीधी तमाम जो आप कह रहे हैं कि किश्त जाती है, तमाम चीजें, लेकिन घोटाले तो आपके राज में भी कम नहीं हुए ना। किसानों की अगर उनके खाते में सीधी किश्त जाती, किसान अगर खुश होते तो 1 साल लंबा आंदोलन नहीं चलता। नहीं, लेकिन एक भी घोटाले का नाम बताइए आप, किसानों के बीजेपी के राज में कौन सा घोटाला हुआ? एक भी न सिंगल घोटाला बताइए। कांग्रेस के टाइम में आपको मैं बताता हूँ बहुत बड़ा घोटाला, एक इनका फाइनेंस और होम मिनिस्टर, उसका नाम है पी चिदम्बरम साहब ने गमलों में और किचन गार्डन में 7 करोड़ की गोभी उगाकर 7 करोड़ की गोभी उगाकर आज तक जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया होगा, उसने 7 करोड़ की गोभी उगाकर इनकम टैक्स में रिबेट लिया है। ठीक है, ठीक है। अब आप अपना घोटाला भी सुन लीजिए, पुरोहित जी आपको बता देंगे, वो अपने आप ही बता देंगे आपको कि आपने कौन कौन से घोटाले किए, बीजेपी राज में कौन से घोटाले हुए। पुरोहित जी एक भी नहीं है, एक भी नहीं, बता दीजिए आप। मैं और गिनाता हूँ आपको। पी चिदम्बरम का मैंने आपको बता दिया, किसी का घोटाला देख लीजिए, कोल घोटाला देख, कोई भी घोटाला देख लिया। मुस्कान जी पुरोहित जी, अब आप तुम्हें छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको वीरपाल सिंह जी, उसका उत्तर दे देना। कांग्रेस तो खराब थी इसलिए हरा दिया ना जनता ने कांग्रेस को। आप तो ये बताओ कि प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी होती है? आप बताइए प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी होती है? अरे तनख्वाह तो सब एमपी की बताइए आप कितनी होती है, बताइए कि एमपी की कितनी होती है? आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इस बारे में इस फील्ड को छोड़ दीजिए आप। अभी प्रधानमंत्री की जो लोकसभा में पैदा कर रहे हैं, जो लोकसभा कहाँ से मिल रही है? अब देखिए आपने इनको चुनकर भेजा के हमारे मुद्दे उठाएंगे लोकसभा में जाके,
ये वहाँ लोकसभा आप के निलंबित कर देते हैं उनको, मुद्दे उठाने तो दीजिए आप। निलंबित करना ही चाहिए। लंबित तो कोई भी होते, किसी भी पार्टी का हो। मुस्कान दिया तो मेरे को बोलने दीजिए, जो लोकसभा की कार्य में विधान डालेगा, सस्पेंड करेगा, उसको अटेंड नहीं करेगा, उसको मुझे बोलने हो गया सब टैक्स पेड़ के पैसे घर में लोकसभा अटेंड नहीं कर रहे और घर में क्यों ले रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री के नाम गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक दिन की बात में प्रधानमंत्री की कितनी उसकी तनख्वाह ली जाती है। इनकी क्यों बैठे बैठे कांग्रेस के 10 लोगों को बात बताऊं, प्रधानमंत्री की कितनी तनख्वाह होती है ये बताओ ना, कितनी तनख्वाह होती है? उससे इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? आप मुझे बताओ, आप सिलवा सकते हो इतनी तनख्वाह में नए नए रोज रोज कपड़े? आप बताइए बात, कहाँ से आ रहे रोज रोज नए कपड़े? एक बार पहनने के बाद दोबारा बंदा पहनता नहीं वो ड्रेस। क्या बात है? कहाँ से आ रहे हैं? कपड़े इतने कहाँ से आ रहा है पैसा? है नहीं। अरे भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है पुरोहित जी बिरपाल जी, सूत्र में हमें से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस सूत्र में हमें से बाहर निकलते हैं। उपाध्याय साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उपाध्याय साहब, आपकी प्रतिक्रिया। मुस्कान, जिस तरीके से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, अपराधीकरण हुआ है, और मैं तो कहूंगा अगर प्रगति हुई है तो राजनेताओं की हुई और राजनीतिक लोगों की हुई है। और देखिए 2 करोड़ की लिमिट है, 20 करोड़ खर्च करते हैं, 18 करोड़ कहाँ से लेके आते हैं? आरटीआई के दायरे में ये नहीं आएंगे, बात सुस्ताकी करते हैं। और तो और 3-3 पेंशन लेंगे, एमएलए की पेंशन अलग है, एमपी की पेंशन अलग है। तो रुपए के चश्मे पहनेंगे, तनख्वाह 2.5 लाख रुपया। इसमें ये इसी देश में है कि एमपी एमएलए या मिनिस्टर अपनी सैलरी खुद तय कर लेते हैं। महंगाई भत्ते जितने चाहो उतने बढ़ा लो, इनके लिए कोई कानून नहीं है। और मैंने ये आंकड़े भी बताते हैं उपाध्याय साहब, ये सिर्फ हम देख नहीं रहे, हम देख तो रहे हैं, ये आंकड़े भी बताते हैं। अभी इनइक्वालिटी के जब आंकड़े सामने आए तब बताया गया कि कुछ एक पूंजीपति है, 3% ऐसे पूंजीपति हैं जो और अमीर हुए हैं, बाकी तो जनता गरीब हुई है, हमारी सरकारें गरीब हो गई है, ये तक आंकड़े बता रहे हैं। तो इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या होंगे बिरपाल जी? लेकिन चंद लोगों का विकास होना देश का विकास नहीं होता। बिल्कुल का छापा पटकाएंगे, इनकम टैक्स पटकाएंगे, सीबीआई पटकाएंगे, चालू कर दिया। में दम था तो इनकम टैक्स के छापे क्यों डाल रहे हो? आप ईडी के छापे चालू कर दो, सीबीआई चालू कर दो। अगर आपने विकास किया था तो किस बात के छापे डाल रहे हो? आप फ्री में चुनाव लड़ते हो, आपका पैसा खर्च नहीं होता है, दूसरी पार्टियों का ही खर्च होता है पैसा। ये हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे चुनाव जीतने के लिए। उपाध्याय साहब, मुस्कान जी, मेरी बात याद रखना, हर तरह से किसी प्रकार से जितना नीचे जाना होगा जाएंगे। ये सत्ता के भूखे हैं, आम जनता की भूख नहीं दिख रही है। राजनीति में राजनीतिक सुस्ता कौन सी नजर आती है? मुझे तो दिखता नहीं है, पहले होता था। जो आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार है, लोग सभी खुश हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। बिरपाल जी, किस बिना पर आप कह देते हैं ये बात के सभी खुश हैं? मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। आप आंखें बंद करके बैठे हैं क्या सर? कहाँ से खुश दिख रही है आपको जनता? हेलो, देखिए जले पर नमक छिड़क रहे हैं, जनता परेशान है। आपने इंडिया साइनिंग का नारा भी सुना होगा मुस्कान जी, बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ था, लेकिन एक्चुअल में इंडिया साइन नहीं कर रहा था, तो जनता ने अपना फैसला सुनाया था। उस चक्कर में 6 महीने पहले चुनाव कराए, अटल जी ने साफ हो गए। समाज का अंतिम व्यक्ति जिस दिन विकास उस तक पहुंचेगा, और खत्म हो गई डिबेट। हुआ कि हाँ वाकई में सरकारों ने विकास किया है, खत्म हो गई का विकास। ठीक है उपाध्याय साहब, समय की कमी है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अहम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हालात देश में है, सियासी संडे तो बना दिया गया है उत्तर प्रदेश को, लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं उसमें जनता कितनी खुश है, ये आगामी विधानसभा चुनावों में जनता ही अपना जवाब वोट के जरिए देगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।